आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है श्राप एक दास्तां। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। भाग 4। इसके बाद प्रेम हिम्मत कर गाड़ी को आदित्य के द्वारा बताए गए रास्ते पर ले जाता है। प्रेम काफी चिंता में दिखाई दे रहा था। उसका मन बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये रास्ता भी जाता है तो गांव वाले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसी दुविधा से जूझता हुआ प्रेम उस गाड़ी को उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलाई जा रहा था। कुछ ही समय में कच्चा रास्ता पीछे छूट जाता है और पक्की सड़क उसका हाथ पकड़ लेती है। अब गाड़ी भी थोड़ी राहत महसूस करती है और साथ ही प्रेम का मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। देखा, कुछ नहीं है यहाँ जिससे डर लगे। रास्ते जैसा रास्ता है, बस कुछ रास्ते ही तो कच्चा है, बाकी तो मक्खन की तरह साफ है। कुछ ही मिनटों के सफर के बाद वो उस खंडर गांव के सामने थे, जिसे देख आदित्य के मन में एक अलग ही खुशी सी होने लगी थी। प्रेम उस गांव को देख काफी हैरान था। गांव के पास ही एक ऐसा गांव है, लेकिन आज तक इसके बारे में कभी भी किसी से नहीं सुना। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इसके बारे में नहीं जानता, या फिर जानता है लेकिन बात नहीं करता। आखिर क्या राज समेटे हुए है ये गांव, इसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। ये सब सवाल प्रेम के मन में उठ रहे थे, जिसके जवाब उसके पास नहीं थे। वो जानना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी को एक साइड में खड़ी करने के बाद वो तीनों नीचे उतरते हैं और उस गांव को निहारने लगते हैं। उनके मन में गांव कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, वो कैसे रहा करते थे, उनका जीवन कैसा रहा होगा, अपने जीवन काल में यह गांव कितना खुशहाल रहा होगा। उनका मन इन सब की कल्पना करने लगता है। उनके मन में अपने अनुभवों के आधार पर गांव की एक छवि उभरने लगी थी, जिससे वो उस समय को महसूस कर पा रहे थे जब यह गांव आबाद हुआ करता था। वो अनुमान लगा रहे थे यहाँ पर ये और वहाँ पर वो होता था, और ये सब सोचते हुए उन्हें अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा था। दूर से निहारने के बाद वो तीनों गांव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वो गांव में घूमकर एक एक चीज़, एक एक पत्थर को बारीकी से देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहा करते थे, वे क्या करते थे, आखिर कितना पुराना होगा ये गांव। ये सब उनके मन में चल रहा था। आदित्य, आखिर उस जमाने में कैसे रहते होंगे ना ये गांव वाले? आखिर उन्होंने ये सब कैसे बनाया होगा? हाँ यार, ये सब इस अवस्था में भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। जब ये घर असल में खड़े थे तब कितने सुंदर रहे होंगे। इन पर की गई नक्काशियाँ अभी भी कितनी सही अवस्था में है। ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो। हाँ यार, गांव के अवशेष जब इतने अच्छे हैं, जब ये गांव रहा होगा तब कितना भव्य रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये गांव आखिर खंडर में कैसे तब्दील हो गया? हो सकता है जो लोग यहाँ रहते थे वो सभी गांव छोड़कर चले गए हों, और पीछे से देखभाल को कोई रहा नहीं तो धीरे धीरे ये खंडर में बदल गए।
हो सकता है। वो सभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो चौंक जाते हैं। शांत रहो, वहाँ कुछ तो है। लेकिन क्या है? मुझे कैसे पता होगा, मैंने बस आवाज़ सुनी है। वहाँ पर लगता है कोई पत्थरों से टकराया है। चलो देखते हैं, लेकिन धीरे से। ओके, अब चलो। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगते हैं जिस ओर से आवाज़ आई थी। वो धीरे धीरे और छिपते छुपाते बिना कोई आवाज़ किए उस ओर बढ़ने लगते हैं। फिर एक दीवार के पीछे छुपकर धीरे से उस ओर देखते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो उस खंडर गांव में अकेले नहीं है, बल्कि उनके अलावा भी यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। वो लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं? आखिर उन्हें इस खंडर और उजाड़ गांव में क्या मिल सकता है? ये सवाल उनके मन में उठने लगा था कि तभी प्रेम पूछता है, आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? मुझे तो ये कोई रिसर्चर लगते हैं। अरे वही जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ हाँ, वही वही। लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट लगते तो नहीं। शांत हो जाओ, कहीं ने हमारे यहाँ आने का पता न चल जाए। वो तीनों अपने में ही गुम थे कि तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, जिससे सभी का ध्यान उस गाड़ी की ओर चला जाता है। वो गाड़ी उन लोगों के पास आकर रुक जाती है जो वहां पर छानबीन कर रहे थे। उस गाड़ी से एक लड़की उतरती है और उन लोगों के पास चली जाती है और उनसे कुछ पूछने लगती है। पर आदित्य और उसके दोस्तों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि वो सब क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ से उनको छुपकर देख रहे थे वहाँ से उनकी दूरी ज़्यादा होने के कारण आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। कुछ देर बात करने के बाद वो लड़की अपने पर्स से एक कागज़ का टुकड़ा निकालती है और उन लोगों को इशारा करके कुछ समझाने लगती है। फिर प्रेम उस दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ जाता है, जिसके पीछे छुपकर वो उन लोगों को देख रहे थे। इसके बाद आदित्य और विवेक भी नीचे होकर बैठ जाते हैं। आखिर ये लड़की और ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ कुछ खोज रहे हैं, लेकिन क्या, ऐसा क्या है इस गांव में? ये वही लड़की है जो उस दिन मुझे दिखाई दी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही लड़की है? तुमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि ये वही है? हो ना हो ये वही लड़की है, मेरा दिल कह रहा है कि ये वही है। जरा तुम सोचो ना, और कोई कैसे हो सकती है? उस दिन मैंने इस गांव में जिस लड़की को देखा था वो यही है, क्योंकि यहाँ आसपास दूर दूर तक न तो कोई गांव है और न ही कोई यहाँ आता जाता है, क्योंकि एक वीरान गांव है। हो सकता है ये वही लड़की हो जिसे तुमने देखा था, क्योंकि तुम्हारा कहना सही है। उस खंडर गांव में लड़की तो छोड़ो, किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। ये लड़की ही उस दिन आई होगी यहाँ। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर एक और गाड़ी आती है। वो तीनों अचानक से आई हुई एक और गाड़ी को देख हैरान हो जाते हैं और उठकर उस गाड़ी की ओर देखने लगते हैं। वो गाड़ी तेजी से उस लड़की के पास आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग उतरते ही उन पर हमला कर देते हैं। वो उस लड़की से कागज़ को छीन और उन आदमियों को मारकर वहां से चले जाते हैं। इस हमले में वो लड़की भी घायल हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है। एकाएक अपने सामने हुए इतने बड़े हादसे को देख तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था
कि अभी अभी उनके सामने क्या घटित हुआ। कुछ देर बाद वो किसी तरह खुद को संभाल कर उस लड़की की ओर बढ़ते हैं। जब वो उस लड़की के पास पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि इसे तो सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है और खून भी बह रहा होता है। आदित्य जब चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही होती है। आदित्य उसे उठाता है और प्रेम को रुमाल निकाल कर देने को कहता है, जिसे आदित्य उसके सर पर बांध देता है ताकि खून बहना थोड़ा कम हो सके। इसके बाद विवेक बाकी लोगों को चेक करता है कि कोई बचा है या नहीं, लेकिन सबकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रेम, अब क्या करें? इसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। यहाँ डॉक्टर का मिलना बहुत मुश्किल है और शहर भी यहाँ से काफ़ी दूर है। क्या करें? अरे कोई तो होगा जो इसका इलाज कर सके। हाँ यार, गांव में एक डॉक्टर तो है, लेकिन वो मिलेगा या नहीं पता नहीं। अब तुम कहना क्या चाहते हो? वो एक नंबर के पियक्कड़ हैं, पीकर कहीं पड़े होंगे। इलाज कर पाएंगे या नहीं पता नहीं। और कोई रास्ता नहीं है, हमें उसके पास ही जाना होगा। जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। विवेक, तुम इसकी गाड़ी लेकर आ जाना। ठीक है, तुम निकलो, मैं आता हूँ। आदित्य उस लड़की को गाड़ी के पिछली सीट पर लेटाकर और प्रेम से जल्दी गाड़ी चलाने को कहता है। प्रेम गाड़ी को हवाई जहाज की स्पीड से भगाने लगता है। उसके सामने कुछ भी आ रहा हो, वो ब्रेक पर पैर तक नहीं रख रहा था। गाड़ी अपने फुल स्पीड से भागे जा रही थी। कुछ ही पलों में वो कच्चे रास्ते तक पहुंच गए थे। अब ये रास्ता हमें लेट करवाएगा। कोई बात नहीं, बस ध्यान से चलो, हम समय से पहुंच जाएंगे। प्रेम संभालते हुए गाड़ी को धीरे धीरे उस कच्चे रास्ते से ले जा रहा था। अगर वो जल्दी करता तो उस लड़की की हालत और भी बिगड़ सकती थी। कुछ ही वक्त में वो गांव पहुंच जाते हैं और आदित्य गाड़ी को सीधे उस डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है। प्रेम बिना कुछ बोले गाड़ी उस ओर मोड़ देता है और सीधे उस डॉक्टर के घर गाड़ी को घुसा देता है। गाड़ी से प्रेम भागता हुआ बाहर निकलता है और डॉक्टर को आवाज लगाने लगता है। डॉक्टर अंदर के कमरे से आंखें मसलता हुआ बाहर निकलता है। क्या हुआ और क्यों शोर मचा रहा है? और ये सब क्या है? ऐसे ही बिना बताए किसी के घर में कैसे घुस आए? बाहर निकलो, निकलो बाहर। वो वहाँ गाड़ी में एक लड़की है, उसे इलाज की ज़रूरत है। इसकी हालत बहुत गंभीर है, प्लीज़ जरा देख लीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना किसी का इलाज विलाज। ये मेरे सोने का वक्त है, समझे? अब निकल जाओ। प्लीज़ ऐसा मत कहिए, वो मर जाएगी। तो मैं क्या करूँ? मरती है तो मर जाए, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूँ? जाओ, दफा हो जाओ। उसकी ऐसी बातें सुन प्रेम आदित्य के पास जाता है। क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा था ना, ये नहीं मान रहा। तुम जरा इस लड़की को संभालो, मैं देखता हूँ। आदित्य बड़े गुस्से के साथ उस डॉक्टर के पास जाता है और 4-5 थप्पड़ उसके टिका देता है। डॉक्टर हक्का बक्का रह जाता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। नींद उड़ी या दवाई दूं? ना ना ना, उड़ गई।
इलाज आता है? आता है। तो चलो फिर। इसके बाद वो डॉक्टर गाड़ी के पास आता है और उस लड़की को देख उसे अंदर लेकर आने को कहता है। आदित्य और प्रेम उस लड़की को उठाकर अंदर के कमरे में ले जाते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर अपना काम शुरू करता है। वो 1-2 टीके लगाने के बाद वो उसके घाव को अच्छी तरह से देखता है और उसकी सफाई कर पट्टी बांध देता है और उन्हें कुछ दवाई देकर कहता है, अभी ये खतरे से बाहर है, इसे कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है, घबराने जैसे कोई बात नहीं है, इसे अब तू ले जा सकते हो, जल्दी इसे होश आ जाएगा और ये दवाई इसे सुबह शाम दे देना जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। इसे हफ्ते तक रेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना तो मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा। नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों उस लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर उस लड़की के साथ प्रेम के घर उसकी हवेली पहुँचते हैं। अब इनकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक दास्तां। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।